Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic joint or constructive criminality, जो कि सेक्शन 34 एंड 149 में आता है आईपीसी के, जिसमें है कि कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आईपीसी के सेक्शन 34 टू 38 में जॉइंट ऑफेंडर और कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी की बात की गई है। मतलब कि जो लॉज इन सब, ये जो जॉइंट ऑफेंडर है, कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी है, इससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं, ये सब किस में दिए गए हैं? सेक्शन 34 टू सेक्शन 38 ऑफ आईपीसी में दिए गए हैं। इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। जैसे कि एक जो पर्सन है ए और बी, सी एंड डी, ये कौन है? ये एक पर्सन्स हैं। क्या हैं? ये जॉइंट ऑफेंडर हैं जिन्होंने जेड जो एक पर्सन था उसका मर्डर किया, उसका मर्डर कमिट किया, इन सब ने मिलकर। अगर जो ये सब पर्सन्स मिल जाते हैं आपस में, बट ये कुछ नहीं करते हैं, कमिट नहीं करते हैं कोई क्राइम, तो ये किस चीज़ के लिए गिल्टी माने जाएंगे? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए गिल्टी माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक साजिश रची, जबकि मर्डर किसी ने नहीं किया। सपोज़ ए अकेले ने मर्डर किया, जो ए पर्सन है उसने अकेले ने क्या किया कि मर्डर कर दिया जेड का। तो क्या बी, सी एंड डी कह सकते हैं कि हम इस चीज़ के लिए लायबल नहीं हैं, सिर्फ ए इसमें अकेला लायबल है? तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें पढ़ने होंगे सेक्शन 34 टू 38। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 34, कुछ जो 2-3 लोग होते हैं वो अगर कुछ एक्ट करते हैं मिलकर, मतलब कि उसमें उनका कॉमन इंटेंशन होता है, उस एक्ट को करने के पीछे उनका कॉमन इंटेंशन होता है, तो ये चीज़ किस में आती है? सेक्शन 34। तो इस सेक्शन में, सेक्शन 34 में यही दिया गया है कि जब कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जैसे कि 3-4 लोग मिलकर कोई एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं, और इस एक्ट को करने के पीछे उनका कॉमन इंटेंशन होता है, एक ही उनका इंटेंशन होता है, तो इसलिए वो मिलकर एक क्रिमिनल एक्ट करते हैं। तो इस क्रिमिनल एक्ट में हर एक वो पर्सन जो जिसकी कि इसमें कॉमन इंटेंशन थी, हर एक वो पर्सन लायबल माना जाएगा, चाहे तो वो क्रिमिनल एक्ट उनमें से किसी एक के द्वारा ही किया गया हो। जैसे कि अभी एग्जांपल बताया था कि ए ने अकेले उसको मार दिया, जैसे कि, लेकिन उसमें कौन मिले हुए थे? ये सब मिले हुए थे, बी, सी एंड डी, ये सब उसमें मिले हुए थे। इन सब का कॉमन इंटेंशन क्या था? जेड को मारना। बी, सी एंड डी ने उसका साथ दिया, उसने सिर्फ वो एक्ट किया है, लेकिन ये सब उसमें मिले हुए थे, ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी, तो ये सभी लायबल माने जाएंगे। तो इसी चीज़ को कहा जाएगा कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी, कि किसी एक पर्सन की लायबिलिटी कंस्ट्रक्टिवली अदर पर्सन्स जो उसमें मिले हुए थे उन सब की भी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बनती है। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी, जो कि सेक्शन 34 में दिया हुआ है आईपीसी के। तो इस एक्ट में ए अकेला गिल्टी नहीं माना जाएगा, इस एक्ट में बी, सी, डी भी गिल्टी माने जाएंगे। आईपीसी के ये 3 सेक्शन 149, 396 एंड 460, ये तीनों डील करते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी से। सेक्शन 34 का ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं। एक्चुअली जो सेक्शन 34 है, ये एज अ रूल ऑफ एविडेंस यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें ये पता लगाया जाता है कि वो जो जॉइंट ऑफेंडर हैं उनकी सेम इंटेंशन है, मतलब कि कॉमन इंटेंशन है उन लोगों की, क्राइम कमिट करने के पीछे उनकी कॉमन इंटेंशन थी। किसी और पर्सन के एक्ट के लिए दूसरे पर्सन को लायबल माने जाने के लिए ये 2 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। क्या मतलब कि जो ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, इस चीज़ में ये 2 चीज़ एग्जिस्ट करती होनी चाहिए, कि वो एक तो उनकी कॉमन इंटेंशन थी कि ये जो उन्होंने क्राइम कमिट किया है वो प्री अरेंज था, पहले से ही उन्होंने प्लान किया हुआ था, तब ये क्राइम कमिट किया गया। और सेकेंडली जो ये
एक पर्सन जो लायबल माना जा रहा है उसकी उसकी दूसरे पर्सन की एक कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बन जाती है। अगर जैसे कि ए ने मर्डर किया पर उसमें दोनों का कॉमन इंटेंशन था, ए और बी का दोनों का यही इंटेंशन था कि जेड का मर्डर करना। वो दोनों आपस में मिले हुए थे और उन्होंने पहले ही प्लान किया हुआ था उसको मारना है। तो इस चीज़ में बी भी खुद ही लायबल माना जाएगा। तो ये दो चीज़ सेक्शन 34 में एग्जिस्ट करती है। और जो अब हम देखेंगे कॉमन इंटेंशन मस्ट बी प्रूव्ड, कि ये जो कॉमन इंटेंशन है ये प्रूव की जानी चाहिए, तभी उसको दोनों को गिल्टी माना जाएगा। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंस है, जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 में आता है, तो ये चीज़ का डिफरेंस अभी हम कवर करेंगे। कॉमन इंटेंशन में क्या चीज़ प्रूव करनी होती है कि उन दोनों की इस क्राइम को करने के लिए उन दोनों की कॉमन इंटेंशन थी और ये क्राइम प्री अरेंज था, कि मतलब उन्होंने पहले ही प्लान किया हुआ था और सभी अरेंजमेंट की हुई थी पहले से ही उसका मर्डर करने की, जेड का मर्डर करने की। ए और बी ने दोनों ने ही पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी। प्री अरेंज प्लान से मतलब है कि इन दोनों, ये जो प्री अरेंज प्लान है और जो क्राइम कमिट किया गया है, वो जो एक्ट है कि क्रिमिनल एक्ट जो किया गया है, इनके बीच में ज़्यादा लॉन्ग टाइम का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जस्ट उन्होंने प्लान किया कि जेड का मर्डर करना है और उनके प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने जेड का मर्डर कर दिया। तो ये चीज़ किस केस में हेल्ड हुई थी? रेसिड्यू पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सेक्शन 35 इसमें ये कहता है कि जो एक्ट हुआ है, क्रिमिनल एक्ट किया गया है, ये क्रिमिनल इंटेंशन के साथ किया गया है। मतलब कि ये जो क्राइम हुआ है ये कोई बाय मिस्टेक नहीं हो गया, इसमें इंटेंशन थी, ये पहले से ही प्लान किया गया था। तो ये क्राइम इंटेंशन के साथ, क्रिमिनल इंटेंशन के साथ हुआ है। मतलब कि केस में ये चीज़ प्रूव करनी होती है कि जो जॉइंट ऑफेंडर थे, वो जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, दोनों की सेम इंटेंशन थी, तभी वो क्या हुआ कि तभी वो क्राइम कमिट किया उन्होंने, क्योंकि इस चीज़ को प्रूव करना होता है। तो अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तब कॉन्स्पिरेटर्स लायबल माने जाएंगे। बट अगर ये चीज़ प्रूव नहीं हो पाती है कि उन दोनों की कॉमन इंटेंशन थी, इस एक्ट को करने के पीछे उनकी कॉमन इंटेंशन थी, तो वो लायबल नहीं माने जाएंगे। ये बात हेल्ड हुई थी आदम अली केस में 1927 में, जो कि एक लीडिंग केस है इस सेक्शन का। नाउ वी डिस्कस सेक्शन 37, कोऑपरेशन इन एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी जेड का मर्डर करने के लिए एग्री होते हैं, तो वो अलग अलग टाइम पर उसको थोड़ा थोड़ा पॉइज़न देते हैं। जैसा कि ए और बी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके अकॉर्डिंग वो उसको पॉइज़न देते हैं, जिसमें कि उनकी इंटेंशन होती है कि जेड को मारना है, और जेड मर जाता है क्योंकि वो जो पॉइज़न उसको दिया जा रहा था, तो उसकी वजह से वो मर जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि ए और बी इंटेंशनली कोऑपरेट इन द कमीशन ऑफ मर्डर। वो ऐसा एक्ट कर रहे थे जिससे कि, जो कि एक रीज़न है जिससे कि जेड की डेथ हो गई। उन दोनों के इस एक्ट के वजह से जेड जो है वो मर गया। तो ए और बी दोनों ही जेड की डेथ का कॉज है, उसका मेन रीज़न वही, उन दोनों के वजह से ही उसकी डेथ हुई। तो सेक्शन 37 में क्या बताया गया है कि ए और बी दोनों ही एक्ट कर रहे थे सेपरेटली, पर उनकी कॉमन इंटेंशन थी जेड को मारना। दोनों ही उसको पॉइज़न दे रहे थे थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए दोनों ही गिल्टी माने जाएंगे इस ऑफेंस के लिए, क्योंकि उनके एक्ट सेपरेट थे पर इंटेंशन सेम थी। दोनों ही के वजह से उसकी डेथ हुई, दोनों ही ने उसको पॉइज़न दिया। नाउ वी डिस्कस सेक्शन 38 ऑफ आईपीसी, जिसमें कि ये कहा गया है पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस।
इसमें ये कहा गया है कि क्रिमिनल एक्ट को करने में, जिस क्रिमिनल एक्ट को करने में एक या एक से दो या दो से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व थे उस क्राइम को कमिट करने के लिए, बट फिर भी वो डिफरेंट ऑफेंसेस पर गिल्टी माने जा सकते हैं, गिल्टी ठहराए जा सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है वो एक ही सेक्शन उन दोनों पर लागू होगा। उन दोनों पर डिफरेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी भी अप्लाई किए जा सकते हैं। उसको अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए ने जेड पर इस टाइप से अटैक किया कि जो उसको मारने के लिए उसको चोट पहुँचे, वो सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड के सेक्शन में आएगा। कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा। और जो बी है उस पर ऑफेंस लगा है मर्डर का, तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही जेड के मर्डर की, जेड के डेथ की वजह है, रीज़न है। बट क्या है कि उन दोनों के जो क्राइम हैं उनको अलग अलग सेक्शन में रखा गया है। सो सेक्शन 38 कन्वर्स ऑफ सेक्शन 34 अंडर द लेटर सेक्शन several persons act in furtherance of a common intention so that their liability is joint। सेक्शन 149 ऑफ आईपीसी सेकेंड टाइप की कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी की बात करता है। ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया हो किसी अनलॉफुल असेंबली के किसी मेंबर के द्वारा, उस असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट था उस एक्ट के पीछे जो उस प्रोसिक्यूशन किया है। इसका ऑब्जेक्ट ये है कि हर एक वो पर्सन जो कि ऑफेंस जब कमिट हुआ था उस टाइम पर उस असेंबली का मेंबर था, हर एक वो पर्सन गिल्टी माना जाएगा उस ऑफेंस के लिए। जो ऑफेंस किसी असेंबली के एक पर्सन ने किया है उसके लिए उन सभी को गिल्टी माना जाएगा। अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो लायबल माने जाएंगे उस एक्ट के लिए जो कि किसी दूसरे ने, उसी असेंबली से किसी दूसरे पर्सन ने वो एक्ट किया है। इसमें एक केस था पूनाराम कलिता वर्सेस द स्टेट ऑफ असम। तो इसमें ये बात हेल्ड की गई थी, गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा ये बात हेल्ड की गई थी कि सिर्फ जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी प्रेजेंस ही काफ़ी है। जिस टाइम पर वो इंसिडेंट हुआ कि क्राइम हुआ, जिस टाइम वो ऑफेंस हुआ उस टाइम पर वो वहाँ प्रेजेंट थे, बाकी जो मेंबर थे अनलॉफुल असेंबली के वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो यही चीज़ इनफ है ये चीज़ शो करने के लिए कि उनकी वाइकेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इट इज़ हेल्ड अंडर सेक्शन 149। इस केस में जो एक्यूज्ड पर्सन्स थे, जो अनलॉफुल असेंबली के जो मेंबर्स थे, वो सब डिफरेंट विलेज से बिलोंग करते थे। तो इसमें ये बात हेल्ड हुई कि दैट देयर कलेक्शन एट द प्लेस ऑफ अक्यूरेंस इटसेल्फ शोड दैट दे वर एनिमेटेड विद अ कॉमन ऑब्जेक्ट। उन सब का कॉमन ऑब्जेक्ट था। नाउ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149। सेक्शन 34 डील करता है कॉमन इंटेंशन से और सेक्शन 149 डील करता है कॉमन ऑब्जेक्ट से। कॉमन इंटेंशन से जो एक्ट किया जाएगा वो किसका रिज़ल्ट होगा? प्री अरेंज्ड प्लान का वो रिज़ल्ट होगा। और कॉमन ऑब्जेक्ट में ये बात प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। अंडर सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन में क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन मोर देन 1 होंगे, इमैटेरियल होंगे। कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 या फिर उससे ज़्यादा पर्सन्स होने चाहिए जिनका कि कॉमन ऑब्जेक्ट होता है। एटलीस्ट 5 तो होने ही चाहिए, तभी वो उसमें आएगा अंडर सेक्शन 149 में। कॉमन इंटेंशन कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है, लेकिन ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। इससे मतलब कि इस कॉमन इंटेंशन को एज अ एविडेंस मान लिया जाएगा कि हाँ उनकी कॉमन इंटेंशन थी। ये एक टाइप का एविडेंस हो गया। और कॉमन ऑब्जेक्ट में
ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट है इट क्रिएट्स अ स्पेसिफिक ऑफेंस, ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है। कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 किसी भी टाइप की हो सकती है, और जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है जो कि आता है अंडर सेक्शन 149, ये वही ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो इस सेक्शन में मेंशन किया गया है। कॉमन इंटेंशन में जो सभी एक्यूज्ड पर्सन्स हैं उन सभी का माइंड आपस में मैच होना चाहिए, कि कॉमन इंटेंशन होना चाहिए जो वो क्राइम कमिट करने वाले हैं उससे पहले, इससे पहले कि क्राइम टेक्स प्लेस, दे मीट टुगेदर बिफोर एक्चुअल अटैक। इसमें उनका माइंड आपस में मैच कर रहा है या नहीं है ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बट क्राइम के टाइम पर वो सभी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली होने चाहिए, कि मतलब कि किसी एक पर्सन ने क्राइम किया लेकिन उसके जो उस अनलॉफुल असेंबली के जो भी मेंबर्स हैं सभी की कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी बनेगी। सेक्शन 34 में फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन पनिशेबल है। सेक्शन 149 में अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स सिर्फ प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट के एक्ट के लिए ही लायबल नहीं होंगे, बट ऑल्सो लायबल फॉर एनी अदर एक्ट जो कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया गया हो। सेक्शन 34 में प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी होता है, बट ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। और सेक्शन 149 स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है। इट इज़ मेयरली डिक्लेरेटरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। सेक्शन 34 में इंडिविजुअल ऑफेंस दोनों टाइप से लीगली और मेंटली क्रिमिनल एक्ट के साथ कनेक्टेड हो जाता है, उसके एसोसिएट होता है। और सेक्शन 149 में एक जो इंडिविजुअल पर्सन है वो सिर्फ इसलिए पनिशेबल होता है क्योंकि वो एक मेंबर होता है अनलॉफुल असेंबली का। तो गाइज़ आज की इस वीडियो का इस टाइप से एंड हो जाता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।